Assalamualaikum, this is Moeed Pizada. I'm returning back to this YouTube after another 48 hours. उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि आई वाज बिजी इन सर्टन रिसर्च राइटिंग, जो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा यहीं YouTube के ऊपर। इंटरनेशनल नेचर की है, एक मैगजीन पब्लिकेशन के लिए है, ग्लोबल विल स्पेस मैगजीन के लिए। लेकिन दूसरी वजह उसकी ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जो नेचर और डायरेक्शन है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, जिसे मैं बड़े गौर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग हर 8 या 6 घंटे के बाद उसके बारे में एक नया क्लेम कर रहे हैं, बहुत से दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है इस्लामाबाद में पॉलिटिक्स की, वो किसी को भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज हैं, जो बहुत फेमिलियर हैं इन डेवलपमेंट से, उनसे मैं बात कर रहा हूँ समझने के लिए। जो बेसिक कन्फ्यूजन है वो ये है कि जो हुकूमत है, हुकूमत को इस वक्त प्रिंसिपली लीड कर रही है फ्रंट पे पीएमएलएन। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, वो ये क्लेम भी कर रहे हैं और अपने एक्शंस के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएमएलएन और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ही पेज के ऊपर है, उसी तरह से जैसे कि वो दूसरे महीने तक हो चुके हुए थे। यानी फरवरी मार्च से जिस तरह वो एक पेज पे थे, जब एक बड़ा सक्सेसफुल रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो है वो खत्म हो गई, तो उसी तरह से पीएमएलएन और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज के ऊपर है, वो तासर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ से जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जो मीडिया सोर्सेज हैं, बहुत से और जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं जो ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को, उन्हें शक है कि ऐसा नहीं है। वो ये समझते हैं कि अभी मुकम्मल डिवोर्स तो नहीं हुई, लेकिन अब पीएमएलएन में और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत से जो है फासले भी बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत से शकूक भी हैं। और उन शकूक का ताल्लुक जो है वो, और ये सारी सिचुएशन जो है ये कहीं जाके सेटल होगी अक्टूबर के आखिर तक, जब बड़े इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं होने हैं। जहन में ये भी रखिए कि पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो अक्टूबर में ही अमेरिका भी जाएंगे। पहले ये था कि वो 15 सितंबर को जाएंगे, फिर वो दौरा नहीं हो सका कंफर्म, लेकिन अब वो अक्टूबर में जाएंगे। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो अपना अमेरिका का ट्रिप जो है वो मुकम्मल कर चुके होंगे। एक स्टेज पे ये भी खबर आई थी कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जाएंगे और वहाँ शायद मीटिंग्स में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो पेंटागन के इनविटेशन पे जाएंगे, वहाँ उनकी मुलाकात होगी अक्टूबर में। उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, जब वो मुलाकात करीब आएगी हम उसके हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन देके। लेकिन पीएमएलएन में एक दूसरी चीज जो पॉलिटिकल सर्कल से पता चलता है कि पीएमएलएन कुछ भी क्लेम करे, लेकिन पीएमएलएन के जो एमपीज और एमएनएज हैं पंजाब के अंदर, जिनको दर हकीकत इलेक्शन लड़ना होता है, और जब इलेक्शन लड़ते हैं लोग तो वो इलेक्शन में अपना पैसा भी लगाते हैं। और आपको पता है कि एक एमएनए को इस वक्त कम से कम भी 20 से 40 करोड़ के दरमियान इलेक्शन पे खर्चा करना पड़ता है। एमपी को तकरीबन उससे आधा करना पड़ता है। उसको कम से कम कह लें कि 10, 15, 20 से 20 करोड़ तक उसको कम से कम खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। बल्कि अब समझें कि मैं आपको कॉशियस और कंजर्वेटिव फिगर्स दे रहा हूँ। तो जो पीएमएलएन के एमएनएज हैं उन्होंने अपना ये मैसेज नवाज शरीफ तक पहुंचाया है कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आना चाहिए। उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और जुडिशियल सर्कल्स के साथ कोई सुलह सफाई करनी चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए, ताकि वो आए, गिरफ्तार ना हो, जेल से बाहर हों और पीएमएलएन को लीड कर सकें। और पीएमएलएन की एक प्री इलेक्शन किस्म की कैंपेन जो है उसे रन करें और उसमें जान डालें। और इन एमएनएज ने जो मैसेज पहुंचाया है उसमें उनका असेसमेंट ये है, और वो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहुत जल्दी असम्बलीज को तोड़ देना चाहिए। यानी अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में असम्बलीज को तोड़ना चाहिए। और वो ये चाहते हैं कि फरवरी तक, 2022 के दूसरे महीने तक पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों है, ऐसा वो क्यों महसूस करते हैं? वो ये कहते हैं कि असेंबलीज तोड़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 3 काउंट्स के ऊपर सब्सिडी इस्तेमाल करे और कंसेशन दे। एक पेट्रोल की कीमतों पे, एक बिजली की कीमतों पे, और एक आटे पे। वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा कीमतें कम ना भी की जाएं, लेकिन कम से कम पेट्रोल की कीमत में 15-20 रुपए की कमी हो। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के जो नर्ख हैं उसमें भी कमी हो, और आटे की कीमत पे भी कमी हो। उनको ये एहसास है कि हुकूमत प्योर फाइनेंशियल डायनामिक्स पे ये नहीं कर सकती, लेकिन ये एमएनएज ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को ये मजबूर किया जाए कि वो सब्सिडी दें, और सब्सिडी दे के ये कीमतें कम करें, चाहे थोड़ा ही कमी करें। लेकिन ये समझते हैं पीएमएलएन के लोग कि अगर ये कीमतें कम की जाएंगी तो एक फील गुड फैक्टर होगा, और जब वो फील गुड फैक्टर हो तो उसी फील गुड फैक्टर के टाइम पीरियड के दरमियान में असेंबली तोड़ देनी चाहिए। और 90 दिन के अंदर अंदर जो है, 60 दिन, वो तो बल्कि चाहते हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान के आइन के तहत आपको 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं। तो वो जो पहले सूरत हाल थी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बन सकती है जो 6 महीने, 9 महीने, 1 साल बैठ सकती है, उसे कम से कम पीएमएलएन के लोग खुद भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जान छूटे इससे और इलेक्शन जो है वो जल्दी हो।
और साथ ही उन्होंने मैसेज ये दिया है, उनकी फीलिंग ये है कि जो नवाज शरीफ साहब तक कन्वे किया गया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इसी तरह से, जो इसके सामने मुश्किलात हैं, इकोनॉमिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, और जो इमरान खान का बयानिया बिक रहा है पंजाब में, तो अगर ये हुकूमत अगस्त 2023 तक कंटिन्यू करती है, जिस तरह से पीडीएम के लीडर्स कहते हैं, खास करके आपने देखा कि पीपीपी के लीडर्स जब भी टेलीविजन प्रोग्राम में आते हैं, उनसे इलेक्शन के हवाले से जब भी सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं कि इलेक्शन तो असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी अगस्त 2023 तक, और उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे कहीं जाके नवंबर 2023 तक। और मौलाना फजल रहमान तो इससे भी एक हद आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने तो एक से ज्यादा दफा ये कहा है कि अगर एक आर्मी चीफ की मुद्दत जो है, टेन्योर है, उसमें एक्सटेंशन हो सकती है, इजाफा हो सकता है, और असेंबली कर सकती है, तो असेंबली अपने टेन्योर में एक साल का इजाफा क्यों नहीं कर सकती है? और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है मौजूद है। हकीकत है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर एक इमरजेंसी हो तो असेंबली अपनी मुद्दत में इजाफा कर सकती है। वो कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, कभी किसी असेंबली ने पाकिस्तान में ऐसा किया जो है नहीं है। तो बहरहाल ये वो सारी बहस है जिसके दरमियान में पीएमएलएन के एमएनएज और एमपीज ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं, कैंपेन को लीड करें, कीमतों में कमी की जाए, असेंबलियां तोड़ी जाए। लेकिन ऊंट किसी करवट अभी बैठा नहीं है। इसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने क्या फैसला किया है, वो शायद अभी जो मीटिंग होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि आज ही के दिन में लंदन पहुंचे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि लूटन एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वो अपनी रिहाइश का जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है उसकी तरफ वो जा रहे थे, और ये वही एवन फील्ड अपार्टमेंट है जिनको 2017-18 में डिनाई किया गया था कि ये हमारे हैं ही नहीं, और फिर बाद में कहा गया कि ये तो पुराने कोई पैसे थे अर्ली 90s के बड़े एल्डर मियाँ शरीफ साहब के, जिनके पैसों से खरीदे गए। वो ये वही एवन फील्ड अपार्टमेंट जिनका मनी ट्रेल जो है पाकिस्तान की अदालतों के सामने, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी थी जीआईटी, उसके सामने शरीफ फैमिली कभी नहीं दे सकी थी। लेकिन शरीफ फैमिली बदसतूर वहीं रहती है, और इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी वहीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये मुलाकात में इसी किस्म की बातें जरूर जेर बहस आएंगी, और ये भी जेर बहस आएगा कि आर्मी चीफ की जो कंटिन्यूएशन है या आर्मी चीफ की नई अपॉइंटमेंट है, वो भी ज़ाहिर मसला वहां पे जेर बहस आएगा। और ये वो कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में इमरान खान का यह कहना है कि लंदन में बैठा हुआ एक एब्सकॉन्डर जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, एब्सकॉन्डर है, जो वापस नहीं आया, जो यहाँ से सिर्फ 4 हफ्ते के लिए इजाजत लेके बाहर गया था, वो पाकिस्तान के नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। और इसको वो कहते हैं कि दिस विल बेसिकली बी नॉट ऑन द मेरिट। तो अब सूरत हाल ये है कि लंदन में बैठा वो मफरूर, और वो शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसने उनकी गारंटी दी थी कि मैं एफिडेविट के ऊपर एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गारंटी दी थी, उन दोनों की इस वक्त लंदन में मुलाकात हो रही है। लेकिन मेरा ये वीलॉग जो है वो इन डेवलपमेंट्स के हवाले से नहीं है। मेरा वीलॉग जो है वो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट से है, जिसको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो मीडिया ग्रुप्स हैं, या इस वक्त जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल्स हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के नैरेटिव को शेप करते हैं और उसे एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं। कई दफा फेल भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत दफा उसको ले भी जाते हैं। और ये डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं इसका बैकग्राउंड भी आपके सामने लेकर आता हूँ। ये डेवलपमेंट वो है जहां आप देखते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जीबी के गिलगित बल्तिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस, चीफ जज उनको अक्सर कहा जाता है, जनाब राना शमीम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के सामने अपने उस एफिडेविट से जो 12 सितंबर को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दिया था, उसे वो रिट्रैक्ट कर गए हैं मुकम्मल, उसे उन्होंने रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अपने आप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मर्सी पे या रहम करम के ऊपर छोड़ दिया है, जहां उनके खिलाफ 2021 के इख्तिताम से 15 नवंबर 2021 के 16 नवंबर 2021 से उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट का केस जो है वो चल रहा है। अब 12 सितंबर को उन्होंने क्या किया था? 12 सितंबर को भी उन्होंने एक एफिडेविट दिया था जिसमें उन्होंने अपने आप को अपनी पिछली उस स्टेटमेंट से डिस्टेंस किया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने जुलाई 2018 में उनके सामने जस्टिस आमिर फारूक साहब ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी 2018 के अंदर, नवाज शरीफ साहब के और मोहतरमा मरियम नवाज के बेल के केस के हवाले से। अब ज़ाहिर है ये बड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आपने बहुत से लोगों को उसकी वजह, और मुझे भी कंफ्यूजिंग लगता अगर मैं इस पर इतनी रिसर्च ना करता, दोबारा से चीज़ें निकाल के ना पढ़ता सारे अखबार को। तो हुआ क्या था, इसका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है कि 15 नवंबर 2021 को एडिटर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यूज इंटरनेशनल अखबार, जो जंग न्यूज और जियो टेलीविजन जो कॉन्ग्लोमेरेट है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मीडिया, और हम सबके दोस्त हैं, बड़े रेस्पेक्टेड एडिटर इन्वेस्टिगेशन है जनाब अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक फ्रंट पेज की स्टोरी निकाली जिसमें राना शमीम जो एक्स चीफ जस्टिस थे गिलगित बल्तिस्तान के,
उनका एक एफिडेविट पब्लिश किया गया, उसका मतन भी पब्लिश किया गया। और ये वो एफिडेविट था जिसके बारे में राना शमीम साहब का ये कहना था कि ये एफिडेविट, जो उस वक्त जब सवाल पूछेगी कि एफिडेविट मुझे नहीं पता कि द न्यूज़ इंटरनेशनल तक कैसे पहुंचा, अखबार तक कैसे पहुंचा, मैंने तो ये एफिडेविट रिकॉर्ड करवा के, लिख के, फॉर रीजंस ऑफ हिस्टोरिकल पोस्टेरिटी, चूंकि मेरी जो मरहूम अहलिया थी उनकी ख्वाहिश थी कि चूंकि इतना बड़ा तारीख का जो एक सीक्रेट है वो मेरे पास है, तो मुझे उसको अपने सीने से उगल के कागज पे तहरीर करना जो है वो बहुत जरूरी है। मैंने लंदन में ये एफिडेविट एक लॉकर के अंदर सिक्योर किया हुआ था, वहां से निकल के ये जंग ग्रुप के पास, न्यूज के पास, ये जियो के पास कैसे पहुंच गया, ये उस वक्त उनका कहना था। अब ये एफिडेविट जो था ये रिकॉर्ड करवाया गया चार्ल्स गथरी के पास, जो कि एक नोटरी पब्लिक है लंदन में। और उसी वक्त की बात भी सामने आ गई कि चार्ल्स गथरी जो है वो जितने भी शरीफ खानदान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या चीजें होती हैं, उनको चार्ल्स गथरी ही लंदन में उनको वेरीफाई करते हैं, उनको नोटराइज करते हैं। उनके बहुत से जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं वो भी चार्ल्स गथरी ने ही नोटिफाई किए थे। ये वैसे खासी अहमकाना चीज थी कि उन्होंने हर जगह ही चार्ल्स गथरी को इस्तेमाल कर लिया और सारे लिंक्स जुड़ गए। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। बहरहाल ये कि जो एक फॉर्मर मरहूम जज थे जनाब अरशद मलिक साहब, जिनकी एक इससे पहले कुछ अर्सा पहले एक वीडियो कन्फेशन सोशल मीडिया पे आई थी जिसपे बहुत बहस हुई, बहुत ले दे हुई, जिस वक्त मरियम नवाज साहबा की ये स्टेटमेंट भी आई थी कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज हैं, ये कहा गया उनके हवाले से। ये वो वीडियो थी जिसमें अरशद मलिक साहब मरहूम ने लोगों के सामने बैठ के ये कन्फेशन की कि मैंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज की हैसियत से जो एक फैसला किया था जिसमें नवाज शरीफ साहब को मैंने कन्विक्ट किया था, सजा दी थी, वो मुझे बड़ा, मेरे ज़मीर पे बड़ा प्रेशर है, मैं बड़ा गिल्टी फील करता हूँ बिकॉज मुझ पर बड़ा प्रेशर था। लेकिन नवाज शरीफ साहब असल में उस फैसले में वो उनको सजा होनी नहीं चाहिए थी, वो गिल्टी थे नहीं, वो मुजरिम थे नहीं, लेकिन मैंने उनको कन्विक्ट कर दिया। हालांकि ये असूली बात तो यह है कि जो जज फैसला लिखता है वो उसकी लॉजिक मैटर करती है, उसकी अपनी ओपिनियन उस जज साहब की भी उस फैसले के बाद या उससे पहले मैटर नहीं करती है। कानून का असूल यही है। फिर बाद में अरशद मलिक साहब की इसी सर्कमस्टांसिस में, चूंकि बहुत प्रेशर में थे, कोविड-19 के दरमियान उनकी उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन उस वक्त इन वीडियोस के हवाले से बहुत ज्यादा जो है बहस हुई थी। अब जब 15 नवंबर को ये न्यूज की स्टोरी आई जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने जुलाई के महीने में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के, नवाज शरीफ साहब के केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि उनको बेल ना हो, तो उस वक्त का बैकग्राउंड ये था, ये याद रहे जहन में कि 6 जुलाई 2018 को एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को एक सजा सुनाई थी एवनफील्ड अपार्टमेंट के केस में, करप्शन के ड्राफ्ट के केस में। और 13 जुलाई को दोनों बाप बेटी जब लंदन से लाहौर के एयरपोर्ट पे पहुंचे इलेक्शन से चंद दिन पहले, 12 दिन पहले, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो भी वीडियो ऑडियो स्कैंडल था, जो बात का स्कैंडल था, जस्टिस साकिब निसार साहब से मंसूब किया गया, ये जुलाई 2018 का था कि इलेक्शन से पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब के केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। जब ये स्टोरी आई द न्यूज़ इंटरनेशनल की, तो अतर मनिल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर अंसार अब्बासी साहब को भी और भी उनके स्टाफ को, और उसके साथ ही राना शमीम साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुला लिया। और उसके बाद एक कोर्ट उनसे सवाल पूछा कि इसके मामला क्या हैं, क्योंकि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसमें इम्प्लीकेट किया है, मियाँ आमिर फारूक साहब को इम्प्लीकेट किया है। उसके बाद से ये प्रोसीडिंग जो है चलती रही। अभी ये चीज़ अदालत के सामने ही थी तो एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पे लीक हो गई, जिस ऑडियो में बज़ाहिरन एक्स फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब जो हैं अपने ही रजिस्ट्रार को ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के मुकदमे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। जब ये ऑडियो आई तो 48 या 72 घंटों के अंदर अंदर बहुत से लोगों ने इसका एक फोरेंसिक एनालिसिस किया, इसको बात सुना, और फिर सोशल मीडिया ने इसका त्यापांचा कर दिया, जहां ये साबित हो गया कि ये ऑडियो जो थी ये जस्टिस साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ जो तकारीर थी, जो उन्होंने पब्लिक स्पीचेस की हुई थी, उनके टुकड़े जोड़ जोड़ के ये ऑडियो बनाई गई थी। और ये एक फैब्रिकेटेड ऑडियो थी, ये कोई एक कंटिन्यूएशन में उनकी उनकी कॉन्वर्जेशन नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटिशन लाई गई, जो पीएमएलएन खुद लेकर नहीं आई, उसको कुछ और एक प्रॉक्सी ग्रुप लेके आया, जिसमें अदालत से ये डिमांड किया गया कि ये जो ऑडियो है इसका एक फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए और जस्टिस साकिब निसार साहब को अदालत के सामने बुलाया जाए। ताहम इन दी इन्फिनिट विजडम, और बहुत अच्छा किया इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसने इस पिटिशन को सुनने के बाद रद्द कर दिया, और उन्होंने ये नोट किया कि पीएमएलएन जो इसमें इंटरेस्टेड पार्टी है, जो इफेक्टेड पार्टी है, वो खुद इस पिटिशन को लेकर क्यों नहीं आई है, और इसको एक थर्ड पार्टी या प्रॉक्सी जो है इसको क्यों लेकर नहीं आई। और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जनाब खालिद जावेद खान साहब जो हैं, उन्होंने इस केस की पैरवी की गवर्नमेंट की साइड से। और ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जहां आप देखते हैं, और अब इसका कच्चा छटा ये हुआ है
कि राना शमीम साहब उसके बाद से मसलसल डिफेंसिव पे थे, और अब राना शमीम साहब ने मुकम्मल तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटे में अपने आप को अपने पिछले एफिडेविट से लाताल्लुक कर लिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि 2021 में मेरे छोटे भाई की भी डेथ हुई, मेरी अहलिया की भी डेथ हुई, मैं बहुत सख्त इमोशनल दबाव में था, पता नहीं क्या सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस से मेरी बीवी की ख्वाहिश थी, मैंने ये एफिडेविट रिकॉर्ड करवा दिया था लंदन में। ये बात ऑफ कोर्स जो भी वो कुछ कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, इस वक्त जाहिर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अपने आप को निकालना चाहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जाहिर है कि बहुत ही पोलाइटली लोगों के जहन में आते हैं कि अगर उनके जहन पे इतना ही प्रेशर था तो 2018 में, 19 में या 20 में उन्होंने ये अपना एफिडेविट क्यों नहीं रिकॉर्ड करवा दिया, उसके 3 साल के बाद जाके 2021 में उन्होंने अपना एफिडेविट लंदन जाके ही क्यों रिकॉर्ड करवाया, और चार्ल्स गथरी ही नोटरी पब्लिक ने उसको क्यों किया, चार्ल्स गथरी का ही शरीफ फैमिली से इतना ताल्लुक क्यों था। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि 15 नवंबर 2021 को जब द न्यूज इंटरनेशनल में ये स्टोरी छपी अंसार अब्बासी साहब की, ये सिर्फ 2 दिन पहले छपी, क्योंकि 17 नवंबर 2021 को मरियम नवाज साहिबा की बेल एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी थी, और प्रोबेबली जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ही वो लग रही थी, और उस वक्त ये बात भी सुनने में आ रही थी कि मरियम नवाज ये चाहती हैं कि उनकी ये बेल एप्लीकेशन ना सुनी जाए, बिकॉज नैब ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया हुआ था कि उनको बेल नहीं मिल सकती। अब जहन में ये भी रखें कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तानी तारीख की लंबी, सबसे लंबी, खैर पाकिस्तान में ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन ये भी बहुत ही लंबी बेल पे बाहर हैं। और ये बेल उस वक्त शुरू हुई जब अक्टूबर 2021 में वो कन्विक्ट थी, जेल में थी, उनकी सजा हो चुकी थी, और उसके बाद अपने ही वालिद साहब की तीमारदारी करने के लिए, उनकी निगहदाश्त करने के लिए, उनकी केयर टेकिंग के लिए उनको जमानत मिली। उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी प्लेटलेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसके तहत बरतानिया तशरीफ ले गए, उसके बाद से भले चंगे हैं। अब अक्टूबर 2019, 2020, 2021, 2022 में हम आ चुके हैं, तो आप देखते हैं कि 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड जो है गुजर चुका है, 20, 21, 22, और अभी तक मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की वो जो बेल है उसका कोई फैसला नहीं हो सकता, और वो बेल पे मसलसल चल रही हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, और ना सिर्फ चल रही है बल्कि बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल कैंपेन रन करती रही हुकूमतों के खिलाफ, वो बड़ी आजाद फिरती रही। अमूमन बेल की टर्म्स एंड कंडीशन ये होती हैं कि जब किसी को बेल होती है तो वो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होती है, कोई वजूहत होती हैं बेल की, और आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन या सियासत जो है बेल के बाद रन नहीं कर सकते। मगरबी ममालिक बहुत से लोग जिन्होंने बेल की कंडीशंस को वायलेट किया था उनकी बेल कैंसिल भी हो जाती है, बहुत इस तरह के केसेस हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और इसमें ऐड कर दूं कि आपने देखा होगा या आपके कान तक ये बात पहुंची होगी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो बार बार अपने पासपोर्ट को वापस लेने के लिए ताकि वो बरतानिया जा सके एप्लीकेशन डालती हैं, वो कई दफ़ा जब इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट की जज बेंच बनता है टूट जाता है, बेंच बनता है टूट जाता है, लेकिन अब वो बेंच टूटा नहीं है, और उनका वो पासपोर्ट का केस जो है वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और वहां जनाब मरियम नवाज साहिबा की पिटिशन एप्लीकेशन और आर्गूमेंट ये है कि गुज़िश्ता 4 बरस में नैब ने मेरे खिलाफ केस को प्रोग्रेस नहीं किया, कुछ भी साबित नहीं हुआ। हकीकत क्या है जो हमें मीडिया में पता है कि उस केस को चलने ही नहीं दिया रहा था, और आज तक उस केस के ऊपर किसी भी किस्म की सब्सटैंटिव या रियल हेयरिंग और प्रोग्रेस नहीं हुई, सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हेयरिंग होती है। बहरहाल ये तो इश्यूज और फेलियर्स हैं पाकिस्तान के सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, जिसपे हम कई दफा बात कर चुके हैं। अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके हवाले से मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, एक ट्वीट भी दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो ये है कि आप ये देखें कि किस तरह से जो डेडिकेटेड मीडिया सेल्स हैं, आप उनको खास स्पेशल मीडिया सेल कह दें, उनको स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कह दें, वो किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नैरेटिव को पुश करते हैं, और सियासत की हकीकतों को बदल देते हैं। अगर साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटीशन सुन लेती, साकिब निसार साहब को बुलाया जाता, तो बहुत अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन डेवलप कर सकती थी। केस पूरा बिल्डअप कर लिया गया था। ये तो उन वेटरन्स की जरूरत है, सोशल मीडिया के उन वॉरियर्स की, जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो की डायसेक्शन कर दी, जिसमें हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने की, और उन्होंने साबित कर दिया कि जस्टिस साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक की गई थी वो फैब्रिकेटेड ऑडियो है। वरना पीएमएलएन का जो मीडिया केस बनाया गया था उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कन्विक्शन के खिलाफ, वो बड़ी परफेक्ट किस्म की गेम थी, वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट नजर आती थी। अब जो मैंने सारी चीज की बात की है, तो अब मैं असल उस क्रक्स मैटर की तरफ आता हूं जो आप सब लोग देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका एनालिसिस आपके सामने लेके आना चाहता हूं। मैं कुछ स्क्रीन्स आपके सामने शेयर करना चाहता हूं इसी मीडिया के नेक्सस को वाजे करने के लिए। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पे आप अगर नहीं, इससे पहले मुझे आपको दूसरा दिखाना चाहिए। लेट्स सी, ये देखें, ये वो ट्वीट है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने रीट्वीट की है। ओरिजिनल ये ट्वीट की अब से चंद दिन पहले पीएमएलएन की मीडिया टीम ने,
इसमें अंदर आप एक पिक्चर देखते हैं। ये सितंबर की 15 तारीख को ये हुई, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एससीओ के समिट के लिए सेंट्रल एशिया के अंदर मौजूद हैं। और ये पिक्चर जब रिलीज हुई, और इस पिक्चर में आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी थोड़ी को ऐसे करके उन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो बड़ी एक डीप थॉट और रिफ्लेक्शन के अंदर नजर आते हैं। और सारे के सारे जो एससीओ के लीडर्स हैं, सेंट्रल एशियन लीडरशिप है, वो उनको बहुत गौर से देख रही है। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स के हवाले से, दुनिया के हवाले से, शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे कोई ऐसी बात करें, कोई इतनी डीप, इतनी गहरी, इतनी सब्सटेंटिव किस्म की बात कर रहे हैं कि सब लोग बहुत ही गौर से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं। और देखने वालों में आप देखते हैं कि अगर मेरे लेफ्ट हैंड पे मैं देखूं, तो तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं जनाब रजब तैयब एर्दोगान, जो जिनको बहरहाल दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन माना जाता है, वो भी बहुत ही गौर से शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी थोड़ी पकड़ी हुई है। और शहबाज शरीफ साहब लग रहा है कि बड़ी डीप थॉट में। और उसके साथ ही आप देखें कि रजब तैयब एर्दोगान के पीछे कौन खड़ा है। पीछे प्रेसिडेंट पुतिन खड़े हैं, रशिया के प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन इन द वर्ल्ड। तो ये पिक्चर जो है रिलीज होती है, और इस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है कि आफ्टर 4 long years पाकिस्तान फाइनली गेट्स अ लीडर हु कमांड्स ग्लोबल रिस्पेक्ट। और फिर इसके नीचे जो है इसकी बहुत सी मतलब और भी आप देख सकते हैं, इसमें तस्वीरें आ जाती हैं, डिस्कशन होती है, और फिर लोग इसका कच्चा छट्टा जो है वो नीचे करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं जो अलवीना नजीर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कंग्रेचुलेशन आफ्टर 4 years, Shahbaz Sharif got to taste the Turkish figs last time when he had them. It was trip when Nawaz Sharif asked the pilot to make a U-turn. खैर इसको तुम्हारे गोली, मैं इसको शुरू से कोशिश करता हूँ कि मैं शुरू से आपको इसको दिखाऊं। और अब आप इसको शुरू से अगर आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा एंटोराज जो है ये एक फूड ऑन डिस्प्ले है। क्योंकि जब भी आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाते हैं, कंट्रीज में जाते हैं, तो फूड जो है उनका जो क्यूजीन है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सब लोग एक टेबल के साथ वॉक कर रहे हैं, और ये वॉक करते हुए आ रहे हैं, फिर एक जगह पे रुकते हैं जहां तमाम लीडर्स जो है फूड टेस्टिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब वो पीछे खड़े हैं अपनी थोड़ी पे हाथ पकड़ के, और वो भी सोच रहे हैं कि मैं क्या चीज़ टेस्ट करूं। उनको मौका नहीं मिल रहा आगे आने का, और फिर उनको आगे इन्वाइट किया जाता है, और वो आगे आते हैं, और वो आगे आके अपनी मनपसंद चीज़ को टेस्ट करते हैं। ये है असल हकीकत। और अब आप जब असल हकीकत देखते हैं तो आप वापस आ जाएं, अगर मैं वापस ला सकूं उस चीज़ के ऊपर जो कि ट्वीट हमें ये है, बिल्कुल। अब आप इसको देखें, अब आपने असल पूरी वीडियो देख ली, अब आप इस पिक्चर को देखते हैं कि कैसे किसी ने बहुत गौर से देखा कि इस वीडियो फुटेज के अंदर से एक ऐसी तस्वीर एक्सट्रैक्ट की जाए जिससे ये इंप्रेशन कन्वे हो। ये किसी कल्ले बंदे का काम नहीं है। इससे क्लियरली आपको पता चलता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव, प्राइसी मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल और टीम जो है वो कायम की गई है, जो हर इमेज, हर पिक्चर, हर वीडियो, हर खबर को के साथ प्ले कर सकती है और माइंड्स में एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकती है। एंड लेट मी कन्फेस, जब मैंने ये पिक्चर देखी शहबाज शरीफ साहब की, तो आई वाज रियली इंप्रेस्ड। आई थॉट कि शहबाज शरीफ साहब ने वाकई कोई इतनी गहरी बात कर दी है एससीओ के हवाले से, स्ट्रेटेजिक इश्यूज के हवाले से, रीजनल डायनामिक्स के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कि रजब तैयब एर्दोगान, पुतिन और सारी सेंट्रल एशियन जो लीडरशिप है वो उनको बहुत गौर से देख रही है। पर मैं यही बेसिकली एनालिसिस आपके सामने करना चाहता था कि इससे क्लियरली पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को और स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल्स जो हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव्स को शेप करने के लिए। दोनों तरफ से किया जा रहा है, हर तरफ से किया जा रहा है, इसमें मासूम कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता था। आज इतना ही, फिर एक डिटेल पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।